7 से स्टार्ट है हमारा, सही है, सारा वही मिलेगा आपको, पेज नंबर 7, ठीक है। तो जब तक मीडियम सेम रहेगा लाइट रे हमारी स्ट्रेट रहेगी, और जहां मीडियम चेंज हुआ तो बेंडिंग होनी है। अब पॉइंट ऑफ बेंडिंग होगी किधर, है ना, टुवर्ड्स नॉर्मल होगी या अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी, ये पॉइंट हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न है, इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पहले आपका डेफिनेशन रिफ्लेक्शन की है, जब तक मीडियम सेम रहेगा, होमोजीनियस मीडियम रहेगा, लाइट रे हमारी स्ट्रेट चलेगी, और जब हमारा मीडियम चेंज होगा तो हमारी लाइट की बेंडिंग होगी, इसी को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन, ठीक है। ऐसा होता क्यों है, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन का कॉज यही है, जब मीडियम हमारा डिफरेंट होता है तो लाइट की वेलोसिटी डिफरेंट हो जाती है, डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी होती है। शॉर्टकट में कहना चाहें, अगर कोई मीडियम हमारा डेंसर है, ऑप्टिकली डेंसर है, तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, कम होगी, स्पीड ऑफ लाइट हमारी कम होगी। अगर ऑप्टिकली रेयर मीडियम है तो स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी। लेकिन लाइट की स्पीड मैक्सिमम किस में होती है, वैक्यूम में, जहां पे कोई मीडियम ही नहीं है, वैक्यूम में कोई मीडियम ही नहीं, कुछ भी नहीं है, एब्सेंस ऑफ एवरीथिंग इज नोन एज स्पेस या वैक्यूम। वैक्यूम में मैक्सिमम होती है, कितनी होती है स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। इसके अलावा ये स्पीड ऑफ लाइट है बाय डिफॉल्ट, स्पीड इस लाइट से चलती है। अदरवाइज किसी भी मीडियम में, दुनिया में किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट पहले से कम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, c/μ, म्यू से डिवाइडेड हो जाएगी, म्यू टाइम्स, म्यू से डिवाइडेड होगी। अब जितना ज्यादा म्यू है उतनी ज्यादा वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो वैक्यूम में मैक्सिमम, उसके अलावा दुनिया के हर एक मीडियम में उससे कम, कितनी कम, जितना ज्यादा डेंसर है, जितना ज्यादा डेंसर है उतने स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही कम है। तो ये बहुत नॉर्मल सा है। तो अब हम लोग देखते हैं कि बेंडिंग किधर को होगी, इसके पीछे कॉज भी देखेंगे, पहले अभी हम नॉर्मल तरीके से देखते हैं बेंडिंग किधर को होगी। ये ऑब्जर्वेशन से पता चला है, व्हेन ए लाइट रे passes from an optically rarer medium to the denser medium, rarer medium से denser medium में अगर आती है तो towards normal bend होती है। इसका मीनिंग, जैसे एक एग्जांपल है, ये हमने यहाँ पे दो फिगर लगाई है, यहाँ पे ये रेरर मीडियम है, रेरर, और ये आपका डेंसर मीडियम है। और डेंसर और रेरर का एग्जैक्ट मीनिंग यहाँ पे ये नहीं, वजन से देखेंगे, इसका एग्जैक्ट मीनिंग है ऑप्टिकली डेंसर या ऑप्टिकली रेरर, ये इसका सेंस एग्जैक्ट है। और कैसे डिफाइन करेंगे, डेंसर है, डेंसर का मतलब इसका म्यू ज्यादा है इसके रिस्पेक्ट में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पढ़ेंगे, सब बातें पढ़ेंगे, लेकिन एक सेंस की बात है, कुछ तो हमें पता ही है, 10th हमने क्रॉस किया है, ठीक है। तो ये अगर हमारे रेरर से डेंसर में अगर लाइट रे आएगी तो जो सीधी जानी चाहिए थी वो ऐसी जानी चाहिए थी, ऐसे, लेकिन वो बेंड हो गई टुवर्ड्स नॉर्मल, तो डेंसर मीडियम में टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी। अगर हमारा अपोजिट केस है, मान लीजिए, ठीक है, कलर से नहीं पता चले कौन सा रेरर है कौन सा डेंसर, आपको बताना पड़ेगा, सही है, आप ऐसे नहीं सोच सकते ये डेंसर और रेरर है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे केस उल्टा है, यहाँ पे ये डेंसर है और ये रेरर है, सही है। अब आपको उससे पहले आपने जो ब्लू कलर का था उसको मतलब डेंसर माना था, तो उसे कोई केस नहीं, आप कलर से डिफाइन नहीं कर सकते, आपको बता दिया कि ये डेंसर है तो दैट्स मीन ये डेंसर है। अब लाइट रे हमारी जो इंसिडेंट रे आ रही है वो क्या हो रही है हमारी, हाँ, मतलब कि अगर डेंसर से रेरर में आएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी, जो सीधी चली जानी चाहिए थी वो सीधी नहीं गई, जो नॉर्मल हमारा उससे डेविएट हो गई, दूर चली गई, ठीक है। तो इसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। अगर लाइट रे हमारी ऐसी आई, एक एग्जांपल देते हैं, अगर कभी पेपर में आ जाए कि ये हमारा मीडियम है, लाइट रे हमारी ऊपर से आई सीधी, बिल्कुल सीधी सीधी, और ये मीडियम को चेंज किया, तो इसको रिफ्रैक्शन नहीं कहते हैं, ठीक है। मीडियम चेंज हो रहा बिल्कुल सही है, लेकिन रिफ्रैक्शन में हमेशा आपका चेंज वो होगा, क्या कहते हैं, डेविएशन होगा, डेविएशन होगा। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी मीडियम चेंज हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी मीडियम चेंज हो रहा है, लेकिन इट इज नॉट कॉल्ड रिफ्रैक्शन, क्योंकि ये एक्चुअली वैलिड नहीं है। क्यों नहीं वैलिड है बताते कैसे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हमें स्नेल्स लॉ आपने लगाया, साइन आई बाई साइन आर, आपको थोड़ा आइडिया है 10th का, तो यहाँ पे जो हम यहाँ पे जैसे इंसिडेंट हुई तो यहाँ पे नॉर्मल क्या है आपको पता, नॉर्मल पॉइंट अगर बनाना चाहे, नॉर्मल क्या है, ये टेंजेंट है और ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल पे कितना एंगल है, 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री पे ही आ रही है, नॉर्मल से तो एंगल डिफाइन हो, 30 डिग्री है नहीं, कुछ भी नहीं, 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री पे ही आ रही है और 0 डिग्री पे ही जा रही है। अगर आप स्नेल्स लॉ लगाएंगे, साइन आई बाई साइन आर करेंगे, तो दिक्कत क्या होगी, यहाँ पे 0 डिग्री और यहाँ पे 0 डिग्री, तो साइन 0 वैल्यू 0, साइन 0 की 0 वैल्यू 0, तो 0/0 एक टर्म बनेगी आगे चल के, जो कि अनडिफाइंड है, पॉइंट ये है। इसलिए हमारा ये रिफ्रैक्शन में कॉज मतलब नहीं यूज करते हैं, मतलब कोई केस ही नहीं लेते हैं, या तो ऐसे कहेंगे ऐसे कहेंगे, दिस इज नॉट अ रिफ्रैक्शन। बात समझ में आ रही है, क्योंकि 0 डिग्री का एंगल साइन मतलब आपका जो रे आ रही है नॉर्मल से किससे एंगल पे 0, और निकल गई तो भी फिर नॉर्मल के क्रॉस निकल गई, फिर भी कोई भी एंगल 0,
तो जो साइन आई बाई साइन आर करोगे, साइन जीरो बाई साइन जीरो, जीरो बाई जीरो अनडिफाइंड। बात समझ में आ गई? तो ये रिफ्रैक्शन का केस नहीं बनेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉट, दिस इज नॉट अ केस ऑफ रिफ्रैक्शन। ये जो है नॉट अ केस ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का केस नहीं है, ये केस रिफ्रैक्शन का नहीं है। कोई पेपर में आ जाए, 3 केस बन गया पेपर में, एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, कुछ भी आ, तो ये केस रिफ्रैक्शन नहीं, यही है 2 रिफ्रैक्शन केस। लगेगा तो आपको कि मीडियम तो यहाँ भी चेंज हो रहा है। चलिए, तो ये नॉर्मल सा पॉइंट है, लाइट रे की बेंडिंग होगी डेंसर से रेयर, रेयर से डेंसर जाते समय, रेयर से डेंसर जाएगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी। एक ही केस याद करो इसको, रेयर से डेंसर जाएगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी। सही है, ये केस याद करना, बाय डिफॉल्ट दोनों नहीं याद करने हैं। सही है, बाकी मैं प्रूव करूंगा ऐसा होता क्यों है, कि आपको थोड़ा समझेंगे तो आपको समझ में आएगा, कि आपको याद नहीं करना होगा। हम देखेंगे इसको, यहाँ पे प्रूव कर दूंगा मैं इस बात के लिए कि क्यों ऐसा होता है। हमारे जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, आपके जो रिफ्लेक्शन में भी 2 लॉज होते हैं, रिफ्लेक्शन जो हमारा सिलेबस से हट गया है, ऐसे रिफ्लेक्शन में भी 2 ही लॉज होते हैं। सही है, तो 2 लॉ है हमारे, एक फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ। तो ये तो फर्स्ट लॉ तो बहुत सिंपल सा है, इंसिडेंट रे, रिफ्रेक्टेड रे और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ द इंटरफेस ऑल लाइज इन सेम प्लेन, तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। वहां पे भी ऐसा ही था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों क्या होते थे, सेम प्लेन में होते थे। ध्यान है, रिफ्लेक्शन में क्या होता था, ये अगर ये रे आई और इस पॉइंट पे ये बाउंस बैक कर गई, और ये इस पॉइंट पे था, सॉरी ये यहाँ पे जिस पॉइंट पे हुआ है, ये टेंजेंट और ये नॉर्मल, क्यों, ये नॉर्मल था, ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, तो तीनों क्या होते थे, एक प्लेन में होते थे। प्लेन का मतलब क्या है, प्लेन का मतलब है इनको तीनों को एक ही में ड्रॉ कर सकते हो, और ड्रॉ करोगे जैसे देखिए ये प्लेन है, ये प्लेन, दिस इज प्लेन, तो एक रे अगर इस पे यहाँ डिफाइन करी तो दूसरी यहाँ जाएगी। ऐसा नहीं कर सकते एक रे तो आप ऐसे बना दी और दूसरी रे मतलब ऐसे चली या नहीं। अगर आपका एक रे मतलब यहाँ पे बनाई और एक नॉर्मल यहाँ बनाया, तो तीसरी फिर ऐसी बनेगी, वो अंदर या बाहर नहीं हो सकती। एक ही प्लेन में आपको तीनों को ड्रॉ करना पड़ेगा। प्लेन ऐसा नहीं हो सकता आपका कि एक रे के लिए प्लेन ऐसे मुड़ जाए, तीनों एक ही प्लेन में 2 डायमेंशनल क्वांटिटी बनेगी, 3 डायमेंशनल क्वांटिटी नहीं है। सही है, बात समझ में आ रही है? जहां भी दिक्कत हो फौरन बोलिएगा, ठीक है। तो ये तो वहां भी यही था, यहाँ पे भी, यहाँ पे थोड़ा अलग है। वहां पे क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल क्या रहते हैं, सेम प्लेन में रहते हैं। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा ये मीडियम है, जो इंसिडेंट रे हमारी आ रही है, ये इंसिडेंट रे आई, तो यहाँ पे इंसिडेंट हुई है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहाँ पे हुआ है दो मीडियम का, जहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है, तो यहाँ पे टेंजेंट बनाया, टेंजेंट के परपेंडिकुलर नॉर्मल। तो रे हमारी क्या है, अगर मान लो डेंस, ये रेयर मान लीजिए, ये डेंसर मान लीजिए, तो सीधी ना जाके ये थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। लेकिन रूल यहाँ पे क्या है, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड था, रिफ्लेक्टेड था, और यहाँ पे क्या है, रिफ्रैक्टेड, ये रे क्या है, रिफ्रैक्टेड। तो इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम प्लेन, ये भी तीनों एक ही प्लेन बनेंगे। ये भी जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, ये और ये तीनों, ऐसा नहीं हो सकता ये रे को मैं बाहर ऐसा कर दूं या इस रे को ऐसा कर दूं, मतलब तीनों ही, तीनों के तीनों एक ही प्लेन बनेंगे। प्लेन आप डिफाइन कर सकते हो, प्लेन जरूरी नहीं कि हमेशा वर्टिकल हो, प्लेन कुछ भी हो, मतलब आप ऐसे बनाए तब भी बन सकती है, ऐसे बनाए तब भी बन सकती है, इधर से आई, इधर से आई, मतलब इधर से आई इधर से गई, और नॉर्मल ऐसा जो भी इस तरीके से। लेकिन प्लेन कहीं भी हो, चाहे ऐसा हो चाहे ऐसा हो, प्लेन में कोई दिक्कत नहीं, ले रहेंगे प्लेन में, इन सेम प्लेन, 2 डायमेंशनल क्वांटिटी है, स्पेस वाला कोई पॉइंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारा सेकेंड लॉ आता है। सेकेंड लॉ ये है कि जो साइन एंगल है, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, जो इंसिडेंट रे है वो साइन एंगल कितना बना रही है, ये एंगल जो नॉर्मल सा जो एंगल है, इसका साइन थीटा ले लो, मान लो ये थीटा बने मान लो, और ये थीटा 2 है। यहाँ पे 2 एंगल हमारे, मतलब इंसिडेंट रे नॉर्मल से कुछ एंगल बना रही है और रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से कोई एंगल बना रही है। इनका जो साइन एंगल है, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट रे विद नॉर्मल एंड साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे विद नॉर्मल इज कांस्टेंट। ये क्या है, कांस्टेंट है। बोला क्या, बोला इंसिडेंट रे जितना एंगल बना रही है नॉर्मल से, जो थीटा बना रही है उसका साइन एंगल, कोई भी एंगल नहीं, थीटा तो है 30 तो है, लेकिन साइन 30, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट रे विद नॉर्मल और साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे विद नॉर्मल, जो रेशियो है दैट इज अ कांस्टेंट। उनका रेशियो क्या है, कांस्टेंट। और कितना है, आगे आके उन्होंने बोला ये कितना है, ये सेक, जैसे यहाँ मीडियम 1 मान लो, इसको 2 मान लो, तो मीडियम ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ये इसके बराबर अमाउंट आती है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप, रिटन में चाहिए थोड़ा लिखते रहिए, इसको लिखिए,
एक चीज, कुछ ऐसी चीज लिखने लायक है आपकी। हाँ हाँ ले लो, ठीक है, आपको कॉपी पे लिखना है ना। एक सेकेंड। हाँ भैया जी। हाँ तो हम लोग ट्रैक पे आ गए दोबारा से, ठीक है। तो यहाँ पे साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट रे विद नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे विद नॉर्मल इज अ कांस्टेंट, और कांस्टेंट भी कितना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। यहाँ पे जो ये लिखा है μ2 1, इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू 1। ये मेन होता है इधर वाला, आपको थोड़ा ध्यान सीखना पड़ेगा। अगर जब भी कभी भी लिखा जाए ये मेन होता है, जैसे मैं लिख रहा हूँ μ2 1, इसका मतलब है ये मेन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। अगर इसको लिखें तो लिख सकते हैं, मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ। जैसे आपको लिखना है μ2 1, पहले तो इसको समझते हैं ये है क्या, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू 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 मतलब मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक है। ये तो आप इसको कैसे समझ सकते हैं कि इतना ध्यान रखिए, ये 2 बात वो तो सेकेंडरी पॉइंट है, लेकिन इसको लिखने का तरीका ये भी है। अगर आपको लिखा जाए एग्जैक्ट मीनिंग क्या हुआ, अगर आपको अलग अलग दिए जाए, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का दिया जाए और फर्स्ट का दिया जाए, तो इनका जो रेशियो सॉल्व करके जो आएगा वही ये आंसर आएगा। तो हम लोगों ने अभी देखा था साइन θ1, या सही इंसिडेंट रे का एंगल था तो साइन θ1 कह सकते हो, और साइन θ2 हमने ऐसा ही लिखा था तो जो का तो लिख देता हूँ। या हम इसको ऐसा भी लिख सकते थे, साइन आई, इंसिडेंट रे को आई बोल दिया और रिफ्लेक्टेड वाला जो एंगल था उसको आर बोल दिया, तो ये हमारा इसको यह μ2 1 को क्या लिख सकते हैं, μ2/μ1 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। μ2 1 को μ2/μ1 इस तरीके से, सही है। अब यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो हमारा μ1, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, μ1 sin i इक्वल्स टू μ2 sin r। अब देखिए जो हम लोग बात की, जैसे एग्जांपल के लिए अभी हम देख लेते हैं दोबारा से कि हमारे इंसिडेंट रे वाला वही केस देख लेते हैं कि रे हमारी आ रही है और ये मेरा पहला केस है, ये रेयर है, ये डेंसर है, मान लेते हैं ऐसा केस, ठीक है। देखिए तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, सही है। अब बताइए कौन सा, ये मान लो μ1 है और ये μ2 है, तो कौन सा डेंसर, कौन सा इनमें से μ1 ज्यादा μ2 ज्यादा, यहाँ पे डेंसर में μ2 ज्यादा होगा, क्यों, डेंसर है तो यानी μ2 इज ग्रेटर देन μ1। हमने एक केस ले लिया μ2 में, तो ये वैल्यू अगर बढ़ गई, ये वैल्यू बढ़ जाएगी तो ये वैल्यू घट जाएगी, क्योंकि क्या है μ2 sin, ये सब कुछ कांस्टेंट है, ये क्या है, ये वैल्यू, तो ये वैल्यू जो निकली थी ये वैल्यू कांस्टेंट है, तो μ2 sin i इक्वल्स टू μ1 इंटू sin i इक्वल्स टू μ2 इंटू sin r। अगर हमारा मीडियम बढ़ रहा है, इसकी वैल्यू बढ़ रही है तो ये वैल्यू घटेगी, और साइन आई की वैल्यू घटने का मतलब, साइन की वैल्यू एंगल घटने के साथ घटती है और एंगल बढ़ने के साथ बढ़ती है, तो एंगल घट जाएगा, ये वैल्यू घटेगी और तभी एंगल आपका छोटा हो जाएगा। तो डेंसर मीडियम में चूंकि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाता है तो उसका एंगल हमारा छोटा हो जाता है, ये बड़ा कॉज है। अब थोड़ा सोच के देखिए, बड़ा सिंपल सा पॉइंट है ना, कि अगर हम मीडियम हमारा डेंसर हो रहा है, अगर आप सिंपल सा मीडियम हमारा डेंसर हो रहा है तो हमारा ये पॉइंट बढ़ रहा है तो ये वैल्यू घटेगी, और साइन आर की वैल्यू घटने का मतलब है कि एंगल भी घटना। बताइए रिद्धि, बताइए ये पॉइंट समझ में आ रहा है आपको, ठीक है, इस तरीके से। और एक और पॉइंट है, वैसे नॉर्मली बुक्स में स्टैंडर्ड तरीका यूज करते हैं, जैसे कैसे लिखते हैं इसको, जैसे डायरेक्ट लिखना हो तो मैं दोबारा लिखना सिखाता हूँ आपको। देखिए हमेशा ऐसे ही लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, देखिए ऐसे लिखेंगे, साइन आई साइन आर इक्वल्स टू, मतलब दिस बाई दिस, और फिर अगेन दिस बाई दिस करते हैं, μ2/μ1 ऐसे करते हैं, इस तरीके लिखा करेंगे, ठीक है। हाँ दिस बाई दिस समझने की कोशिश करते हैं, दिस बाई दिस और फिर दिस बाई दिस, ठीक है। अब एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छा सा लगेगा, उसको सीखो तो अच्छा लगे। देखिए ये देखिए जरा कि कितना सिंपल सा, अगर आपको पता ही नहीं कौन सा μ1 कौन सा μ2, तो देखो कितना अच्छा आसान तरीका मेरे पास है। ये लाइट रे आई और चलो हम डेंसर ले लेते हैं समझाने के लिए, यहाँ कहीं बेंड तो करनी पड़ेगी। तो अगर कभी आपको लिखना पड़े, ये मान लो μ1 है μ2 है, सही है,
और ये एंगल आई है और ये एंगल हमारा आर है। तो पता क्या किया करो, म्यू इंटू साइन एंगल इज कांस्टेंट। म्यू ये इनकी जो मल्टीप्लाई होती है म्यू इंटू साइन एंगल कांस्टेंट। देखिए म्यू 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 वन है, साइन एंगल कितना है साइन आई, और यहाँ पे कितना है म्यू टू साइन आर। ये वही बात है दोबारा से। तो अगर म्यू इंटू साइन एंगल क्या होता है कांस्टेंट होता है, म्यू इंटू साइन, ये वही उसी से निकला, इससे फिर वही बन जाएगा। देखिए चेक करिए, साइन आई बाई साइन आर, देखिए म्यू टू बाई म्यू वन बन गया नहीं बन गया। लेकिन इस फॉर्म में याद करने से कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन इस फॉर्म से याद करने से कुछ समझ में आ रहा है क्या, म्यू इंटू साइन एंगल इज कांस्टेंट। अगर हमारा म्यू बढ़ेगा तो एंगल कम होगा। तो क्या हुआ यहाँ पे स्नेल्स लॉ हमारा ये भी, स्नेल्स लॉ हमारा ये भी है, म्यू इंटू साइन एंगल, एंगल का जो भी एंगल रहा हो समय इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो आप कितने भी मीडियम हो, कोई U1 U2 म्यू1 म्यू2 म्यू2 व्हाटएवर हो, कुछ नहीं कर, म्यू इंटू साइन एंगल इज कांस्टेंट। अगर हमारा किसी मीडियम में म्यू बढ़ रहा है, दूसरे के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है, तो उसका एंगल कम हो रहा होगा। तो डेंसर मीडियम में चूंकि म्यू बढ़ जाता है तो एंगल हमारा कम हो जाता है ना। तो म्यू इंटू साइन एंगल इज कांस्टेंट। और अदरवाइज वैसे करना चाहो साइन आई बाई साइन आर और दिस बाई दिस, कुछ भी हो, जो 3 हो 4 हो, हमें मतलब नहीं, ये नहीं जो 2 और 1 से मतलब है, नहीं सोचा 2 लिखा है 1 लिखा है, याद ही नहीं करना। साइन आई बाई साइन आर और दिस दिस बाई दिस, दिस बाई दिस, दिस बाई दिस, ये 2 बार रिपीट होता है, दिस बाई दिस, दिस बाई दिस, ठीक है। तो ये हमारा दिस इज नोन एज स्नेल्स लॉ, है ना। तो हमने क्या कॉज सीख लिया, कॉज सीख लिया कि अगर हमारा मीडियम डेंसर होगा, म्यू बढ़ेगा तो हमारा एंगल कम हो जाएगा। और म्यू अगर वो कम उल्टा ले लेते इसका केस, अगर हम यहाँ से मान रहे होते, यहाँ से गई उधर गई है, डेंसर से रेयर गई होती, तो हमारा म्यू इसके रिस्पेक्टिव म्यू हमारा क्या कम हो रहा है, म्यू हमारा कम हो रहा है। तो म्यू अगर हमारा कम होगा तो ये चीज बढ़ जाएगी, ये बढ़ेगी तो साइन थीटा बढ़ने का मतलब साइन का एंगल बढ़ना, तो एंगल बढ़ गया, इसके रिस्पेक्ट में एंगल बढ़ गया। तो कितना सिंपल सा है ना, म्यू इंटू साइन एंगल इज कांस्टेंट, म्यू बढ़ाओगे तो दूसरा चीज घट जाएगा, है ना। ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो आप बोलिएगा, आगे बढ़ते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किस किस तरीके डिफाइन कर सकते हैं, पेपर में आ सकता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम क्या समझते हैं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किस किस टर्म में डिफाइन कर सकते हैं, तो वो टॉपिक हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये एक तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो मीडियम का अगर हम डिफाइन करें तो उनकी स्पीड के रूप में होता है, सही है। अगर एक मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, और जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है उसमें हमारी स्पीड ऑफ लाइट कम है। अपोजिट होता है, जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ऑप्टिकली डेंसर होना, अगर म्यू बढ़ रहा है तो ऑप्टिकली डेंसर बढ़ रहा है, और म्यू कम हो रहा है तो ऑप्टिकली डेंसर कम हो रहा है, सही है। कांस्टेंट तो है 1 है, एग्जैक्ट 1 है। एयर का जो होता है 1.006 होता है, तो 1 के करीब मान लेते हैं, ठीक है। एयर भी काफ़ी रेयर होती है काफ़ी हद तक, सही है। और एक्चुअली जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारा जो लाइट रे उसका जो ऑब्स्टिकल के रूप में होते हैं, वही इसको डिस्टर्ब करते हैं, वो इसकी लाइट की स्पीड को वो भी रोकते हैं, सही है। तो अगर उन्होंने बोला कि वाटर है कुछ दिया हुआ है तो दिया हुआ होगा ना, हाँ गिवन होगा आपको 4/3 ये होता है नॉर्मली, सही है। सबके मोर देन 1 होंगे, कभी कोई लेस देन 1 है ही नहीं। एग्जैक्ट 1 वैक्यूम का है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आप लिखें वैक्यूम का, म्यू जो वैक्यूम है ये 1 है, जो एयर का है वो अप्रोक्सीमेट 1 है, 1.006 के अप्रोक्स जो भी है इस तरीके से। और जो वाटर है इसका हमारा होता है 4/3 के आसपास, सही है। तो 4/3 1.33 करीब हो गया जो भी, और नहीं तो कई बार गिवन होगा, हर चीज़ का आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से गिवन होगा, सही है। तो रिफ्रैक्ट अभी मैंने आपको एक डेफिनेशन दी थी, आपको शायद याद हो, मैंने शुरुआत में आते ही बोला था किसी भी मीडियम में जो वेलोसिटी होती है वो स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाई म्यू होती है ना, कि अगर जितना ज़्यादा आपका मीडियम डेंसर होगा उतनी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वैक्यूम में देखो, वैक्यूम में मैक्सिमम होता है, क्योंकि म्यू 1 कितना होता है 1 होता है, तो वैक्यूम में स्पीड ऑफ कितनी होती है, वेलोसिटी कितनी होती है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। देखो अगर वैक्यूम की बात करें तो म्यू कितना 1, तो जब 1 हो गया तो स्पीड कितनी हुई लाइट की, सी के बराबर, और सी की बात जानते हैं 3 × 10⁸ मैक्सिमम, इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती। लाइट की स्पीड भी मैक्सिमम, और इनफैक्ट थियोरेटिकली ये कहा जाता है कोई भी ऑब्जेक्ट भी इससे ज़्यादा तेज मूव नहीं कर सकता हमारा, कोई भी, है ना। एनीवे तो इसी से म्यू निकाल लेते, देखिए तो म्यू क्या बन गया, ये बात तो पॉइंट समझ में आई, बोला ही मैंने, वी क्या होता है C/म्यू होता है हमेशा, है ना। जितना ज़्यादा डेंस आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा उतनी स्पीड उस मीडियम में कम होती चली जाएगी, है ना। तो म्यू क्या बना यहाँ से, देखिए म्यू हमारा बना, म्यू बना हमारा C/V
बस डेफिनेशन बन गई हमारी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बना? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये डेफिनेशन जो हमने सीखा है उसी की बेस पे मैं डेफिनेशन समझ सकते हैं, है ना। यहाँ से ये पॉइंट आ गया, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे आता है जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टर्म यूज करते हैं, सही है जी। नॉर्मली जैसे मैंने कहा एक मीडियम डेंसर है, एक मीडियम रेयर है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, रेयर मतलब कि इसकी एक मीडियम को दूसरे रिस्पेक्ट में चेक करते हैं कि जैसे मतलब रेयरर, रेयरर का मतलब ही उसके रिस्पेक्ट में रेयरर है, एक डेंसर है तो दूसरा रेयरर है ना। जैसे दो ऑब्जेक्ट आपके हाथ दे दिए तो उन्होंने इसको हिलाया नहीं हुआ, टाइट है, और दूसरा सॉफ्ट है तो उन्होंने ये सॉफ्ट है ये टाइटर है उससे। तो दो को आपस में कंपेयर करते हैं तो रिलेटिव टर्म यूज करते हैं। लेकिन एब्सोल्यूट का मतलब विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, वैक्यूम को स्टैंडर्ड मान लिया तो वैक्यूम के रिस्पेक्ट में जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं वो क्या होता है आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ये तो कर लिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम वेवलेंथ की टर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? एक तरीका तो ये भी है, हमने फॉर्मूला लिख दिया। अगर हमें दो मीडियम में डिफरेंट मीडियम में अलग अलग वेलोसिटीज गिवन हो कि इस मीडियम सॉरी अलग अलग मीडियम में वेवलेंथ गिवन हो, एक लाइट रे आ रही है इस मीडियम में इतनी वो है इतनी वेवलेंथ है, दूसरे मीडियम में इतनी वेवलेंथ है, तो क्या हम उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं? तो चेक करते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म ऑफ ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म ऑफ वेलोसिटी, और आगे निकालने वाले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म ऑफ वेवलेंथ निकालना हमें, सही। तो कैसे करेंगे? तो बड़ा सिंपल सा, देखिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सही डेटा ध्यान रखेंगे। तो म्यू हमने क्या बोला था आपसे, हमारा सी वाई वी, सही है, ये तो पता ही हमारी। अब एक टर्म होती है हमारी सी का टू होता है एफ लेमडा, आपने कभी सुना है? ये सी का टू एफ लेमडा होता है हमारा। इस देखो यूनिट से भी कंपेयर करोगे, कंपेयर चेक करना चाहो तो आपको पता चलेगा सही है कैसे। ये स्पीड ऑफ लाइट का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, और फ्रिक्वेंसी का कितना यूनिट होता है? 1/सेकेंड, और वेवलेंथ क्या लेंथ है? मीटर होगी। देखो इक्वल है हमारा, क्यों है ना, ये वैसे भी हमारा इक्वल है सी का टू। कभी आपको कोई फॉर्मूला लगे कि कंफ्यूजन है सी का टू एफ लेमडा था या एफ का टू सी लेमडा था, कुछ भी कंफ्यूजन लगे तो आओ उसको क्या करो, चेक कर लो आप वहीं पे, उसकी यूनिट, इसकी यूनिट रखो, इसकी यूनिट रखो, सबके देखो मीटर बाई सेकंड, उधर भी मीटर बाई सेकंड बनना चाहिए, तो ठीक है। चलिए, तो हमारा सी का टू क्या हुआ? एफ लेमडा हुआ। तो ये स्पीड सी कब होगी? जब वेवलेंथ क्या होगी? वैक्यूम की वेवलेंथ हम यूज कर रहे हैं, क्यों? जब वैक्यूम में वेव वैक्यूम में होगी तभी तो स्पीड ऑफ लाइट होगी, किसी और मीडियम में होगी तो कुछ और कहेंगे। अगर इसी से दूसरा फॉर्मूला बना, या स्पीड ऑफ लाइट है, यहाँ पे नॉर्मल स्पीड है एफ लेमडा मीडियम। देखो क्या कहना चाह रहा हूँ, देखिए अगर आप वैक्यूम लोगे, वेवलेंथ वैक्यूम में लोगे तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? सी होगी। वैक्यूम में तो स्पीड ऑफ लाइट सी होगी। अगर आप किसी मीडियम में वेवलेंथ ले रहे हो तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट नहीं होगी, वी होगी, कम होगी ना उससे, है ना। बट सिंपल इसी के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला बना लिया तो हम यहाँ से ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा। सी क्या हुआ? एफ लेमडा वैक्यूम और एफ लेमडा एम, फ्रीक्वेंसी हमारी कट जाएगी और लेमडा वैक्यूम बाई लेमडा एम तुम्हारा। तो हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इन टर्म ऑफ वेवलेंथ क्या है? ये रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ ऑफ लाइट इन अ दैट मीडियम, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से करेंगे। इनफैक्ट ये काफी तक वही तो रहा, अगर देखा जाए तो ये भी मैचिंग रहा, देखो ना यहाँ पे, देखो दोनों को मैच करना चाहो तो अच्छा तरीका क्या है हमारे पास, जो स्पीड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो दो स्पीड का रेशियो है आपका वैक्यूम में और मीडियम में। वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो वेवलेंथ का रेशियो है वैक्यूम में और मीडियम में। सिमिलर वहां पे वेलोसिटी के टर्म में भी था और यहाँ पे वेवलेंथ के टर्म में, तो रिवर्स कुछ नहीं, सेम है। वहां भी ऊपर क्या था? वैक्यूम था और नीचे मीडियम था, यहाँ पे भी ऊपर वैक्यूम है और नीचे मीडियम है। तो कोई फॉर्मूले में इतना ज़्यादा वेरिएशन है नहीं जो आप याद करने में आपको मुश्किल पड़े, है ना। ठीक है, बताइए कुछ आ रहा है? तो ठीक है। रिलेटिव, देखो दो टर्म हमने यूज की यहाँ पे, एक थी हमारी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बताइए वो क्या था, उसका मीनिंग फिर से बोलिए।
वैक्यूम अपॉन मीडियम में तो वैक्यूम से कंपेयर करते हैं तो हाँ बिल्कुल सही, हाँ सही। अब आप बताना, रुक जाओ आप। इस तरीके से नहीं बोला जैसे इन्होंने बोला इन्होंने कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का अगर वैक्यूम के रिस्पेक्ट में कंसीडर करेंगे, चेक करेंगे, तो हमारा क्या आएगा, एब्सलूट, है ना। अगर हम एक मीडियम का दूसरे मीडियम के टर्म में करेंगे तो दोनों मीडियम नॉर्मल है, मीडियम मीडियम मतलब एयर और वाटर करेंगे तो नॉर्मल बातें हैं। लेकिन अगर एयर को वैक्यूम के साथ कंपेयर करें या वाटर को वैक्यूम के साथ कंपेयर करें तो जो आंसर्स आएंगे वो हमारे मीडियम टू मीडियम में तो रिलेटेड। हाँ रिलेटिव, मतलब अगर वही वाली बात है, अगर आप विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड करेंगे, वैक्यूम क्या है, स्टैंडर्ड है। पूरे यूनिवर्स में वैक्यूम ज्यादा है, कुछ प्लैनेट्स है छोटे छोटे जिनमें थोड़ा बहुत जी मतलब कुछ एनवायरमेंट है, तो वैक्यूम है सब जगह है। पूरे यूनिवर्स की बात करें और यूनिवर्स के बियॉन्ड भी यूनिवर्स है, सब जगह वैक्यूम है। तो वैक्यूम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एब्सोल्यूट, अगर आपस में कंपेयर करेंगे दोनों का, सही है, तो क्या आएगा आपका वो रहेगा, है ना, तो आपका क्या है, रिलेटिव रहेगा। सही, तो सिंपल बात वही रिपीट हो गई है। तो रिलेटिव पहले ये टर्म हमारी हो चुकी, सही है, अगर आपस इस तरीके से रिलेटिव रहेंगे। अब किन फैक्टर्स पे हमारा ये डिपेंड करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खाली नॉर्मल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किन पॉइंट पे हमारा डिपेंड करता है। कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे डिपेंड करेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक तो नेचर ऑफ मीडियम, मीडियम की नेचर, अब वो वैक्यूम है, ग्लास है, तो चेंज होता रहा है, उस पर डिपेंड करेगा। और वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, ये आपने कभी सुना नहीं होगा, पहले आपको लगता होगा, नॉर्मली सभी लोगों को नॉर्मली लगता था जो ऑप्टिक्स पढ़ते थे 10th के लेवल के, उनको लगता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे मैंने बोला 1.3 है, क्योंकि 1.3 तो फिक्स है। लेकिन अगर ध्यान दिया जाए 1.3 हर रे के लिए, मतलब आपकी ग्रीन रे हो सकता है उसको 1.3 हो, अगर रेड लाइट है तो वही सेम मीडियम डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नॉट कांस्टेंट फॉर ऑल द कलर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी सुना नहीं होगा आपने। जैसे मैंने बोला कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, 1.33, तो 1.33 ये किसी एक रे के लिए हो सकता है, रेड को मान लो रेड के लिए 1.33 है, अगर ग्रीन रे यूज करो तो 1.33 नहीं होगा, वो ज्यादा है कम हो सकता है, वो फॉर्मूला डिपेंडेंट है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपकी वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। वो फॉर्मूला यहाँ पे कॉचीज इक्वेशन कहते हैं, मैं थोड़ा लिख देता हूँ वो फॉर्मूला क्या हमारा। तो म्यू होता है, इसे लिखते हैं ए, मैं लिख देता हूँ बी प्लस सी लैम्डा की पावर 0 प्लस लैम्डा की पावर 2, यहाँ पे 4, इस तरीके से ये है। तो अगर देखो आफ्टर ऑल म्यू अगर नॉर्मली समझना चाहें तो कह सकते हैं, अगर दो हमारी रेज हैं, जब हमारा एक गिलास है, ध्यान सुनिए, जो गिलास है, मतलब हमने एक गिलास का पीस आपको दिया, बताओ कि इसमें किस मतलब कौन सी रे के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ज्यादा हो कम होगा, सबके लिए बराबर नहीं होगा, दैट 1.3 नॉट अ कांस्टेंट, किसी के लिए हो सकता है 1.3, किसी के लिए 1.4 हो, कुछ और हो सकता है। तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, जो कलर की वेवलेंथ ज्यादा होगी उसके लिए वेवलेंथ उसका सेम गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 12th के लेवल से ऊपर या उसके साथ साथ है कम से कम, मतलब छोटा लेवल नहीं है इसका, है ना। ये वेवलेंथ पे डिपेंड करता है ना, ये फिक्स नहीं है। आपका जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। कोई भी जो लाइट रे है, अगर उसकी वेवलेंथ की अमाउंट बढ़ेगी तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा, ठीक है। यानी अगर देखा जाए कि दो लाइट रे हैं, ध्यान सुनो, दो लाइट की रे हैं, एक अलग वेवलेंथ की, एक अलग वेवलेंथ की, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगा, जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका म्यू क्या होगा, कम होगा, और म्यू कम होगा तो स्पीड उसकी क्या होगी, ज्यादा होगी, वो ज्यादा स्पीड से मूव कर रही होगी। यानी हाई वेवलेंथ की रे हाई वेलोसिटी से मूव करेगी, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर से क्या होता है, टेम्परेचर से किसी मीडियम की जो मतलब कोई चीज जैसे डेंसर मीडियम और रेयर में भी कन्वर्ट हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे यहाँ पे एक नॉर्मल एनवायरनमेंट है, कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, रे आएगी अपने हिसाब से काम करेगी। लेकिन अगर यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाए तो यहाँ से जो वाटर मॉलिक्यूल्स वगैरह एवेपोरेट हो जाएंगे और यहाँ का मीडियम रेयर हो जाएगा पहले के रिस्पेक्ट में। तो इसी की बेस पे हम लोग देखेंगे जो मिराज बनती है, वो नहीं, वो कहते हैं मतलब कि आपका जैसे डिजर्ट में नहीं, वो दूर से दिखता पानी है या पेड़ उल्टा दिख रहा है कि वहाँ पेड़ है, एक्चुअली जो ट्रीज होते हैं वो रिवर्स दिखने लगते हैं, तो हमें लगता है ट्री रिवर्स दिखने का मतलब वहाँ पानी है। मतलब ऐसे जो इल्यूजन्स होते हैं वो इसी वजह से होते हैं आपके, कि टेम्परेचर की वजह से। तो कहीं जैसे डिजर्ट में क्या होता है, डिजर्ट में जमीन पे क्या होता है, वो टेम्परेचर हाई होता है, बहुत रेत गर्म हो जाती है, तो वहाँ तो रेयर मीडियम हो जाता है, वहाँ पे रेयर ऊपर डेंसर हो जाता है, तो वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कैसा होता है। लेकिन टेम्परेचर का मीडियम की क्वालिटी चेंज करने में बड़ा इफेक्ट है, मीडियम की क्वालिटी चेंज करने में बड़ा इफेक्ट है टेम्परेचर का। और सराउंडिंग मीडियम का भी इफेक्ट है। सराउंडिंग मीडियम का इसलिए कि मीडियम का रिलेटिव, जब आप निकालोगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालोगे ना, तो मीडियम का डिपेंडेंट नहीं होगा। क्यों, जब एब्सोल्यूट ही तभी तो लगा है, लेकिन दो मीडियम के बीच में बात हो रही कि रे यहाँ से आ रही हो यहाँ जाएगी,
तो दोनों मीडियम पे डिपेंड करेगी ना, कि उसी हिसाब से बेंड करेगी ना। तो ठीक है, तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन 4 पॉइंट पे डिपेंड करता है। लेंथ बढ़ने पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है। टेम्परेचर, नेचर और सराउंडिंग पे भी डिपेंड करता है, कि सराउंडिंग का मतलब दूसरा मीडियम है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ये तो हमने अभी देखा, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन मैंने आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया है ना, कि अगर हम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाएंगे तो चूंकि हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है तो उस मीडियम में एंगल हमारा कम हो जाएगा। तो ये पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर हम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाएंगे, सही है, तो हमारा क्या होगा, लाइट रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी। ये तो समझा दिए ना, इसको समझने पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना, कि अगर हम किसी मीडियम में जाएंगे तो हमारा म्यू इंटू साइन एंगल इज अ कांस्टेंट, म्यू इंटू साइन एंगल जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। ये पॉइंट आपको समझना है। तो अगर हम एक मीडियम से रिस्पेक्ट दूसरे में जा रहे हैं जिसमें म्यू पहले से बढ़ रहा है तो एंगल हमारा घट रहा होगा। ये दोनों की मल्टीप्लाई क्या है, कांस्टेंट। कुशाग्र, ये बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं ना। हाँ, कोई भी चीज़ रटनी नहीं है कि अब नहीं सवालों का लेते सर बोला ठीक ही बोल रहे होंगे, नहीं, यही का क्लियर करते चलो, समझ में आ जाएगा तो आसान रहेगा। तो इसमें क्या बोलना है, ठीक है, आप इसको एक्सप्लेन करते रहिए, दोनों को एक एक बार एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पढ़ लिया, रिफ्लेक्शन। तो अगर शॉर्टकट में बोलना चाहें तो अगर एकदम आपको बोलना पड़े तो आप ये बोलेंगे रिफ्लेक्शन इसलिए होता है कि डिफरेंट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट स्पीड होने का क्यों होती है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वजह से सारी कहानी होती है। तो शॉर्टकट में आपको जो बोलना है, ये बोलना है कि कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इज द डिफरेंट, मतलब डिफरेंट मीडियम हैविंग डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज इन देम, दैट इज बेसिक कॉज। स्पीड का वेरिएशन होना ही एक कॉज है। वैसे एक ही चीज की नोट किसी कोएफिशिएंट की नहीं, ये मैं खुद बनाता हूँ ज़्यादा से बहुत जगह से लेके, तुम्हें दिख रहा होगा। इनफैक्ट मेरी तो कई बुक्स भी पब्लिश हो चुकी है ना, मैं अपने खुद के नोट सकता हूँ। लेकिन आपको एक एक चीज़ प्रॉपर मिलेगी, एक एक चीज़ को प्रॉपर, कोई भी टॉपिक हम लोग यहाँ से हटा नहीं रहे। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं तो उनको छोटा सी कर दिया कि पेपर में आ सकते हैं, है ना। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, कि लाइट हमारी कब रिवर्स आएगी। जैसे लाइट रे आ रही है, इधर आई, कई तरह बेंडिंग हुई, हो सकता है रिफ्लेक्शन हुए, हो सकता है रिफ्रैक्शन हुए। आफ्टर मल्टीपल रिफ्रैक्शन एंड आफ्टर मल्टीपल रिफ्रैक्शन, लाइट रे का जो सबसे लास्ट पाथ है, लाइट रे का जो सबसे लास्ट पाथ है, अगर आपने उसको लौटा दिया, रिवर्स कर दिया, तो लाइट पूरा रास्ता वही फॉलो करेगी जो जिससे आई थी। देखो एक समझने की कोशिश कर, देखो एग्जांपल लेते हैं, मैं पहले इसको स्टेटमेंट के रूप में पढ़ते हैं। ये स्टेटमेंट कहता है द फाइनल पाथ, जो फाइनल पाथ है, लाइट फाइनल पाथ ऑफ द रे ऑफ द लाइट आफ्टर it has suffered several refractions and refractions is reversed, it retraces its path exactly। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए जैसे मैं यहाँ लेते हैं कि हमारा एक मीडियम था, ये मीडियम पड़ा, ये मीडियम था, ये मीडियम था, रे रेड आंसर जैसे भी रहो, सही है। तो हमने मान लो एक लाइट रे आई हमारी, पहले वो टुवर्ड्स बेंड, इधर बेंड हो गई, फिर इधर बेंड हो गई, सही है, फिर वो मतलब कि सही है। तो और भी जैसे मतलब यहाँ पे हमने मिरर बना दिया तो रिफ्लेक्ट हो गई, फिर वो इधर आ गई। अब जैसे यहाँ लास्ट में आई, समझे, मैंने यहाँ मिरर लगा दिया जानबूझ के, मतलब कुछ भी हुआ हो, यहाँ एक रिफ्लेक्शन हुआ, एक रिफ्लेक्शन यहाँ हुआ और यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ, कुछ ऐसा, और फिर रिफ्लेक्शन हुआ। बहुत सारे रास्ते से घूमते घूमते कहीं आ रही है, लेकिन हम फाइनली लास्ट में रुक गए, हमने यहाँ एक मिरर लगा दिया। तो ये लाइट रे जो आई वो मिरर पे सीधे स्ट्राइक करी तो बाउंस बैक कर जाएगी, है ना। अगर लाइट रे सीधी, देखो अगर लाइट रे ऐसे ऐसे आएगी तो उधर से जाएगी, ठीक है, उधर से आएगी तो उधर जाएगी। लेकिन अगर सीधी आएगी, नॉर्मल सा 0 डिग्री बनाई तो बाउंस बैक कर जाएगी, रिटर्न करती है। 0 डिग्री पे आई तो 0 डिग्री बैक होगी आपकी, सही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है। रिफ्लेक्शन में ही होता है ना। अगर आप मिरर, ये आपका मिरर है, अगर लाइट रे ऐसे आएगी तो नीचे को बेंड करेगी, देखिए, है ना, इधर से आएगी तो ऐसे बेंड करेगी। लेकिन जो लाइट रे सीधी जाएगी, अगर आपकी लाइट रे ऐसे जाएगी बिल्कुल सीधी सीधी, तो बाउंस बैक कर जाएगी ऐसे ऐसे, है ना। ऐसा क्यों होता है, क्यों का रीजन ये है, अगर आपको समझना चाहें तो क्यों ऐसा होता है कि हमने मान लो यहाँ पे जिस जगह पे रिफ्लेक्शन होता है वहाँ पे ये पॉइंट पर हो रहा है रिफ्लेक्शन, यहाँ टेंजेंट और यहाँ नॉर्मल बना दिया, तो हमारी जो रे इंसिडेंट रे नॉर्मल से कितना एंगल बना रही है, 0 डिग्री, है ना, 0 डिग्री बना रही है। तो जो रे इंसिडेंट रे जितना एंगल बनाती है तो रिफ्लेक्टेड रे भी उतना एंगल बनाती है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में तो फिक्स है ना, ये 30 डिग्री पे आई थी तो 30 डिग्री पे बाउंस बैक करेगी, क्यों, रिफ्लेक्शन में ही लॉ। तो 0 डिग्री पे आई तो 0 डिग्री बाउंस बैक करेगी। सीधी रे अगर मिरर की तब सीधी सीधी जाएगी, जैसा अगर मिरर मेरे सामने, ये रे सीधी जाएगी तो स्ट्राइक करके
बाउंस बैक करेगी दोबारा से। हम लोग लेजर से, मैं नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूंगा लेजर लगा के बहुत सारी चीज दिखा सकते हैं, हम लोग दिखाएंगे। लाइट रे अगर एंगल होंगे तो ऊपर जाएगी, लेकिन सीधी आएगी तो बाउंस बैक करेगी सीधी, ठीक है। एनीवे, तो अगर हमारी रे मल्टीपल रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन जैसे जितने भी हुए, कोई दिक्कत नहीं, कितने भी, फाइनली हमारे पास आई लास्ट पाथ पे, हमने यहाँ उसको बाउंस बैक कर दिया, तो ये क्या करेगी, सारा पाथ हमारा रिट्रेस करेगी। पहले वो इधर से आएगी, फिर ऐसे जाएगी, ऐसे आएगी, सब कुछ सारा पाथ रिट्रेस करेगी। तो ये प्रिंसिपल, रिवर्सिबिलिटी का प्रिंसिपल कहता है कि अगर फाइनल पाथ को हमने रिवर्स कर दिया तो रे जितने भी रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन से लौट के आई हो, वो अपने सारे पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस करेगी, है ना। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है तो, है ना। हाँ जी बोलिए। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अच्छा ये कहां से आ गया यहाँ पे नहीं कैंसिल नहीं कर रही, यहाँ कहाँ कैंसिल कर रही है, नहीं 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 कैंसिल नहीं करेगी। और पहले एक मिनट वहां पे लाइट का जो, अगर तुम, अच्छा तुम्हें ये लग रहा होगा लाइट रे आ रही कंटिन्यूस आ रही है और फिर रिवर्स कर रही है, तो यहाँ पे कुछ डिस्ट्रक्टिव होना चाहिए। एक्चुअली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होता है कि जो लाइट सोर्स होते हैं, है ना, वो थोड़े सेपरेटेड हो, सही है, और उनसे जो हमारे जो वो बनते हैं हमारे, जैसे क्या कहते हैं उसे, जो लोब बनते हैं उसके, जो हमारे मैक्सिमम मिनिमम बनते हैं आगे। तो अगर हमारे जो लाइट को एज अ सोर्स हम यूज करते हैं, और एक हमारे सामने स्क्रीन होना चाहिए, और लाइट रे जो लाइट के सोर्स हैं वो क्या होने चाहिए हमारे, क्या होने चाहिए, दोनों कोहेरेंट होने चाहिए। कोहेरेंट की कंडीशन वहां पे लगानी पड़ेगी आपको। कोहेरेंट सोर्स कौन से सोर्स होते हैं, जो इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट हो, इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट, सही है। तो वहां पे कोहेरेंट जो, इसके अलावा भी बातें हैं, या तो इनके बीच फेज डिफरेंस नहीं हो, अगर फेज डिफरेंस हो तो कांस्टेंट हो, कई सारी कंडीशंस होती हैं, लेकिन वो दो दो डिफरेंट सोर्स, दो सोर्स के बीच में होता है, सही है, दो सोर्स। यहाँ पे एक ही सोर्स है, लाइट का सोर्स क्या है, एक ही है, लाइट का सोर्स क्या है, एक ही है ना। अगर दो सोर्स बनाने के तरीके क्या है, जैसे मान लो एक बात क्या है, अगर आपका इंटरफेरेंस को थोड़ा समझना चाहो, जैसे मान लो कि मेरे पास ये सोर्स है, सही है, मैं इसके दो सोर्स बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ मिरर रखा मैंने, इसकी मिरर में भी क्या बनेगी, एक इसकी इमेज बनेगी, सही है, मिरर में भी इसकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। अब ये दो सोर्स अगर हम इंटरफेरेंस कराना चाहें तो कुछ ऐसा हो सकता है, सही है, तो हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है, सही है। दो सोर्स होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, इंडिपेंडेंट, दोनों सोर्स क्या होने चाहिए, हाँ हाँ, स्प्लिट करके वो निकोल प्रिज्म से कर सकते हैं, है ना, लेकिन वो तरीके हैं प्रॉपर, है ना। इनफैक्ट जो कहते हैं कोहेरेंट सोर्स क्रिएट करना बड़ा कठिन काम होता है, सही है, ठीक है। तो यहाँ पे वो कंडीशन ऐसी नहीं है, आप मतलब लगा होगा कि लाइट रे, मतलब इन्होंने इसलिए पूछा कि लाइट रे आ भी रही उसी समय रिवर्स भी हो रही है, सही है, तो लाइट ओवरलैप होनी चाहिए, लाइट ओवरलैप पे तो ऐसा कुछ ना हो जाए। लेकिन इस तरीके से लाइट रे, लाइट के जो सोर्स है थोड़ा डिफरेंस पे रखे जाते हैं, और उनसे जो हमारे वो क्रिएट होते हैं, नाम नहीं याद आ रहा मुझे, जो लोब क्रिएट होते हैं ना वो उसके, वो आपस में हमारे जो मैक्सिमम मिनिमा के रूप में क्रिएट होते हैं। अगर दोनों सोर्स हमारे मैक्सिमम मैक्सिमा पे मिलते हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, एक मैक्सिमा एक मिनिमा मिलेगा तो हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। वो थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। खैर यहाँ पे बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारी लाइट रे मल्टीपल रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के बाद में आई, फाइनल पाथ को अगर मैंने रिवर्स कर दिया, फाइनल पाथ लास्ट वाला, तो पूरी लाइट रे रिवर्स हो जाएगी, जहां से निकली थी वहीं पे दोबारा से रिसीव हो जाएगी। आगे देखते हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब एंड लेटरल शिफ्ट। ये टॉपिक हम लगभग कर चुके थे, मुझे याद है ना, ये तो टॉपिक हमने कर रखा था, लेकिन हमने एक रीकैप लिया है ना, दोबारा से सब तेजी से करके वहां तक आ गए, और हमारे नए नए टॉपिक इसके बाद भी होंगे हमारे, सही है। तो चलिए देखते हैं। तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब अगर हम लें तो उसमें क्या होता है, लेटरल शिफ्ट होता है। लेटरल शिफ्ट का मतलब जो क्या होता है, जैसे हमारे पास ग्लास की स्लैब है, मैं नेक्स्ट क्लास में पूरी कोशिश करूंगा, मेरे पे था पहले, अब लेजर है आप पे, किसी पे घर पे होगा, नहीं लेजर, प्रिज्म गया तो मुझ पे सब है, लेजर मिलता है यहाँ आसपास, मिल जाएगा। तो मैं नेक्स्ट में दिखाऊंगा आपको, ग्लास स्लैब लेके आएंगे और लाइट रे ऐसे डालेंगे, तो जो लाइट रे लास्ट में निकलेगी वो तो उसके थोड़े शिफ्टेड होगी। जैसे मान लो आपका ये पॉइंट है, जैसे मान लो ये हमारा ये गिलास की स्लैब है, सही है, इस तरीके से आपने लाइट रे इस पे डाली, ठीक है, इस तरीके से आई, तो ठीक है, इस तरीके से आई। अब इसमें क्या होंगे, ये एक रिफ्रैक्शन यहाँ पे होगा,
रिफ्रैक्शन, तो मान लो ये चूंकि डेंसर ये रेयर होगा बाय डिफॉल्ट, ग्लास डेंसर होता है एयर से, तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी। और फिर ये डेंसर है, फिर रेयर है, फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी दोबारा से, तो लाइट रे ऐसे निकलेगी। ये इट हैज बीन ऑब्जर्व कि जो ये रे सीधी चली जाती और ये जो रियल में जा रही है, ये रियल है, ये जानी चाहिए थी, तो ये दोनों क्या रे पैरेलल होती हैं। ये क्या होती है, दोनों रे पैरेलल होती हैं। तो रे जो सीधी सीधी आनी चाहिए, जो यहाँ निकलनी चाहिए, वो थोड़ी शिफ्टेड हो गई है, तो इसे कहते हैं लेटरल शिफ्ट, है ना। देखो कोई चीज लंबाई लेंथ के लॉन्ग होती है तो उसे लॉन्गिट्यूडनल शिफ्ट कहते हैं। जो चीज लेंथ से परपेंडिकुलर है, लेंथ से परपेंडिकुलर, तो ये लेंथ है, ये लेंथ है, अच्छा ये लेंथ है, ठीक है। अरे यार क्या होगा, ये लेंथ हमारी, और उसके ये इसका परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलरली पॉइंट की बात हुई, तो लेटरल इसे कहेंगे, लेटरल शिफ्ट, है ना। लॉन्गिट्यूडनल क्यों नहीं बोला, लेंथ के परपेंडिकुलर की बात हो रही है। तो ये प्रूव करेंगे कि ये वास्तव में ही पैरेलल होगी नहीं होगी, और ये शिफ्ट होगी तो होगी कितनी, दोनों ही डेरिवेशन हमारे पास यहाँ पे, सही है। लेटरल शिफ्ट होगी मतलब ये वास्तव में ये रे जो निकलेंगी ये पैरेलल होंगी या नहीं, अगर पैरेलल होंगी तो ये शिफ्ट कितनी होगी, और ये हमारी स्लैब है, स्लैब की जो थिकनेस है उस पे, थिकनेस अगर हमारी टी है तो उस पर कितनी होगी, उस पर कैसे डिपेंड होगी, एंगल ऑफ इंसिडेंट पे कैसे डिपेंड करेगी, ये सब चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। तो यही डेरिवेशन हमारा, लेटरल शिफ्ट होगी या नहीं होगी, और होगी तो कितनी होगी। तो ठीक है, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम बना हुआ है कि लाइट रे इंसिडेंट हुई, और ये हमने मान रखा है कि हमारा ये एयर है म्यू ए, और ये ग्लास है म्यू जी, और फिर से ग्लास में चली गई तो म्यू ए दोबारा से। चूंकि ग्लास है डेंसर, हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन दोनों के, तो ये डेंसर मीडियम है, तो म्यू हमारा बढ़ गया है इसके रिस्पेक्ट में, अंदर में बढ़ रहा है हमारा मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर ज़्यादा है, तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो हमारा R1 कम हो गया। अब फिर से यहाँ से सीधी चली, अब हमारा रेयर मीडियम हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा कम हो रहा है, तो एंगल हमारा बढ़ जाएगा। तो ये हमारी बात हुई। अब यहाँ पे दो बार रिफ्रैक्शन हुआ है, यहाँ पे और यहाँ पे, ये तो डायग्राम बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, और सिंपल सा रिफ्रैक्शन का डायग्राम है। तो दो बार हमारा क्या हुआ है, रिफ्लेक्शन हुआ, तो दो बार स्नेल्स लॉ। अगर हम मिरर्स पढ़ते तो जितनी बार रिफ्लेक्शन होता है उतनी बार लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाते हैं, जितनी बार रिफ्रैक्शन होगा उतनी बार लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लगाएंगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो एक बार अप्लाई लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एट अ पॉइंट बी, अप्लाई एट अ सी, तो हम यहां लिखते हैं अप्लाई लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एट बी पॉइंट पे हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगा दिया। तो कैसे, जैसे मानो आपको बहुत तरीके लगा सकते हैं, मैं दोनों तरीके से लगा दिखाता हूँ। एक तो तरीका क्या है, साइन आई बाई साइन I1 डिवाइड बाई साइन R1, दिस बाई दिस और दिस बाई दिस, म्यू जी बाई म्यू है, क्यों, ये समझ में आ गया है ना। म्यू जी बाई, हाँ म्यू जी बाई म्यू है, ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, म्यू जी ग्लास के लिए जी यूज किया, ठीक है। अगर ऐसे ना लगाते तो हमने क्या सिखाया, म्यू इनटू साइन एंगल इज कांस्टेंट, तो वो भी बहुत आसान सा तरीका, देखे म्यू इनटू, ये म्यू इनटू साइन एंगल लगाई, म्यू कितना, म्यू है, साइन एंगल कितना है, साइन I1, और म्यू इनटू साइन एंगल इसमें कितना है, म्यू जी, और साइन एंगल कितना है, साइन R1। चेक करिए बोथा से, तो जैसे मानो वैसे लगा लो, जो आपको सही लगे। स्नेल्स लॉ ऐसे याद रखो, नहीं तो म्यू इनटू साइन एंगल इज कांस्टेंट, जैसा जो बोथा, ये तब हेल्प करता है, बहुत सारे ऐसे हो रहे हैं ना, तो लगाते चले जाओ, म्यू इनटू साइन एंगल, म्यू इनटू साइन एंगल, म्यू इनटू साइन एंगल, म्यू इनटू साइन एंगल, कितनी इक्वेशन बना लो, कुछ सोचना ही नहीं है ना। लेकिन अगर आप वैसे भी कर सकते हो दैट इज ओके। तो हमने एक बार लगा दिया, एक बार यहाँ लगा देंगे, तो फिर से दिस एंगल बाई दिस और दिस बाई दिस, सही है। हाँ, तो साइन I2 बाई साइन R2, और म्यू ए बाई म्यू जी, म्यू ए डिवाइड बाई म्यू जी। तो हमारे पास दो इक्वेशन हो चुकी है, इक्वेशन 1 इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इनके LHS को मल्टीप्लाई आपस में कर दो, इनके RHS को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, सही है। इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर टर्म मल्टीप्लाई कर दी, आपस में कर दी, तो क्या बनने वाला है, लिख देता हूँ। उसके लिए क्या किया हमने, हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2 कर देनी, LHS और RHS दोनों को ही। तो यहाँ क्या बनने वाला है, साइन I1 साइन R1 इंटू साइन I2
साइन R2 और ये हुआ म्यू जी बाई म्यू ए, म्यू ए। और म्यू ए डिवाइड बाई म्यू जी। अब देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे बड़े आसानी से, ये म्यू जी से म्यू जी कट गया, म्यू ए से म्यू ए कट गया। और एक चीज और है, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, ये रे पैरेलल हैं, पैरेलल नॉर्मल है, पैरेलल है। तो पैरेलल, अगर पैरेलल लाइंस, जैसे ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इनको ये लाइन जो कट करती है तो ये एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। ये पैरेलल लाइंस अगर हमारी है तो ये एंगल हमारे, ये एंगल बराबर होते हैं, ठीक है। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस है तो ये एंगल हमारे बराबर होंगे। तो साइन R1, तो यहाँ लिख सकते हैं क्या होगा, साइन R1 इक्वल टू, एंगल बराबर होंगे तो उनके साइन एंगल बराबर होंगे, साइन R1 इक्वल टू साइन I2, साइन I2। तो ये भी हमें यूज करनी है इसके साथ से, सही है। तो यहाँ देखो साइन I1 और R2, साइन R1, साइन R1 और I2, R1 और I2 कट गए, है ना। तो ये भी कट गया, यहाँ 1 आ चुका है, तो ये क्या बना है, चेक करिए इसको। हाँ, साइन I बाई साइन R इक्वल टू 1, साइन I बाई साइन R इक्वल टू 1। साइन क्या था हमारा, हाँ R2, साइन I1 R2 इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, साइन I1 इक्वल टू साइन R2, साइन से साइन हट गया, तो जो एंगल हमारा I1 इक्वल टू एंगल R2, ये एंगल हमारे बराबर, I1 और R2 बराबर हो गए, I1 और R2 बराबर हो गए, I1 R2 बराबर हो गए, सही है, बराबर हो गए। तो लास्ट में जो इमर्ज, तो जो रे आ रही है, सही है, जो रे आ रही है वो भी नॉर्मल से वही एंगल है, जो निकल रही है वो भी नॉर्मल से वही एंगल है। तो दोनों पैरेलल रेज है हमारी, दोनों रे हमारी पैरेलल हैं। किसी तरीके से अगर इसको शिफ्ट ऊपर ऐसे उस दबाओ और वहां पहुंचा दो तो आप देखोगे ये ओवरलैप करे, ये रे बिल्कुल सीधी सीधी बनेंगे आपस में, सही है। इसको ठीक, पहले आप इसको नोट कर लो, मैं उसको भी डायग्राम बना लूंगा, सही है। लिख लो, लिखने से सही रहता है, तभी याद होता है, सही है। कुछ ही तो नोट कराते हैं, बाकी तो थ्योरेटिकल पोर्शन हम लोग वैसे आगे बढ़ते चले जाते हैं ना। ठीक है, ये पॉइंट। तो यहाँ पे अगर हमने देखा कि जिस एंगल पे इंसिडेंट हो रही थी उसी एंगल पे रिफ्रैक्ट, मतलब निकलते समय रिफ्रैक्शन होगा, तो चेक कर लेते हैं। तो मान लो कोई हमें एंगल मान लेते 30 डिग्री पे ही आई थी, 30 पे निकल रही है, सही है। देखो सबको बीच वाले कट शॉर्ट कर दिया, तो मैंने कहा नॉर्मल से जो हमारी ये नॉर्मल था, रे हमारी जो आई थी, तो मान लो वो नॉर्मल से 30 डिग्री पे आई थी, सही है, नॉर्मल से 30 डिग्री पे आई थी, सही है। और जो निकलने वाली रे, जो निकलने वाली रे थी वो हमारी नॉर्मल से, वो भी 30 डिग्री पे है, नॉर्मल से 30, ये नॉर्मल 30 है, ये सही। अब देखो
ये अब यहाँ पे कितना, ये 60 था, यहाँ पे 60 होगा। तो देखो जरा ध्यान से, क्या ये रे सीधी नहीं होगी, ये रे सीधी होगी, है ना, क्योंकि ये रे एंगल, तभी जब ये एंगल बराबर हो, ये वाले एंगल इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर है, इसका मतलब ये ऐसी सिचुएशन है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। ये पॉइंट मैंने इसलिए समझाया कि वो लगता है, जब कंफ्यूजन लगता है, पता पहले लोग ही नहीं होगी, तुमने कहा आने वाली जब 30 डिग्री पे आ रही है, जाने वाली 30 पे आ रही है, तो ये 30 तो 60 हो गए, ये वर्टिकल अपोजिट हो गए, वर्टिकल अपोजिट हो गए, यानी ये लाइन सीधी है, तभी ऐसा हो सकता है, अदरवाइज हो ही नहीं सकता। तो प्रूव भी हो गया, वास्तव में ही पैरेलल है हमारी लाइन, है ना। अब पॉइंट नेक्स्ट में आता है हमारा कि वो पैरेलल तो है, शिफ्ट हो गई है, तो कितना शिफ्ट हुई, लेटरल शिफ्ट, ये लास्ट टॉपिक आज का, सही, उसी के साथ डेरिवेशन फिनिश हो जाएगा हमारा। तो लेटरल शिफ्ट हुआ कितना हमारा, सही है। तो ये डायग्राम हमारा सेम डायग्राम है, ठीक है, बस उसमें कुछ एंगल्स हमने एक्स्ट्रा कर दिए, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा डायग्राम फिर से, ये फिर से हमारा जो है म्यू ए है, और ये म्यू जी है, और ये म्यू ए है, ठीक है। एयर में थी, फिर ग्लास में आई थी, फिर से एयर में फिर से आ गई, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए, तो ये रे सीधी चली आती, तो इधर आई एंगल है, तो इधर कितना होगा, टोटल आई होना चाहिए, क्यों, ये आई होना चाहिए, देखिए ध्यान से, ये एंगल हमारा आई होना चाहिए, ठीक है ना, ये एंगल हमारा आई होना चाहिए, ठीक है। और ये एंगल आर है, तो ये कितना बच गया, ये वाला आई माइनस आर, चेक करो, है ना, ये हमारा आई माइनस आर हुआ, ठीक है। अब इनको हटा देते हैं, खाली बताना था आपको, ये एंगल्स आ रहे हैं, सही है। और ये रे हमारे, ये एंगल हमारे बराबर होते हैं, क्यों, वेट है ना, वर्टिकल अपोजिट एंगल आर आर। और हमारा जो लास्ट में निकला था, ये आई डैश इन्होंने बोला, लेकिन ये भी हमारा क्या है, ये यहाँ आई डैश ना बोल के आई बोल सकते हैं ऐसे, क्योंकि ये बराबर होते हैं लास्ट वाले, है ना, तो इसको पहले से ही लेके चल रहे हैं, तो यहाँ तो शिफ्ट, ये तो एंगल बराबर होता ही है। तो अब हम क्या करते हैं, हमारा टारगेट है निकालना कि ये कितना है, लेट मतलब जो शिफ्ट, ये सीधी आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ ना आके यहाँ आ गई, तो ये कितना, ये इसके ये लेटरल पॉइंट होते हैं, लेंथ क्या, ये आगे वाले पॉइंट लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, और ये लेटरल होते हैं, तो लेटरली कितना शिफ्ट हुई है ना, लेटरल शिफ्ट कितना हुआ, तो इतना हुआ एक्स, ठीक है। एक्स की वैल्यू निकालनी है इन टर्म ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, जो हमें गिवन है, क्या चीज़ है, और कुछ तो है ही नहीं हमारे पास, एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है, गिलास की थिकनेस कितनी है, जो भी इनकी टर्म में निकालना है, सही है। तो क्या करेंगे, देखो 2 बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो 2 बार स्नेल्स लॉ लगना ही लगना है, पहले की तरह हमेशा जैसा भी करना है, सही है। तो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं, हमें एक्स निकालना है, तो इस वाले ट्रायंगल में यूज करते हैं, सही है। अब हमारे पास 2 ट्रायंगल हैं, इसका ट्रिक क्या है, इसकी 2 ट्रायंगल, एक ट्रायंगल तो ये है, और एक ट्रायंगल ये है। इन दोनों ट्रायंगल में कौन सी टर्म कॉमन है, ये बीच वाली, ये सुनो, दोनों ट्रायंगल बीच वाली टर्म कॉमन है। तो हम यहाँ से चलेंगे और टी तक पहुंचना हमें, तो एक बार इस ट्रायंगल में ऐसे करेंगे कि हमारा बीच वाली टर्म ये आ जाए, और जब ये आ जाएगी तो फिर इधर आ जाएंगे, कुछ ऐसे है। हम बीच वाली टर्म पे, अगर हम एक, जैसे मान लो मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आप हिंदी बोलते हैं, लेकिन तुम मुझे नहीं समझ सकते, तो मैं तुम्हें नहीं समझ सकता, तो इंटरमीडिएट ऐसा होना चाहिए जो दोनों समझ सके। तो बीच वाला पोर्शन ये ऐसा है जो दोनों के में कॉमन है, उसको लेके हम काम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, तो हमने क्या लगाया, हमें एक्स निकालना है, चूंकि यहाँ पे, तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ हमने लगा दिया, हमें ये चाहिए और ये चाहिए, क्यों, तो क्या लगेगा बताओ, ये इस वाले ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है, तो क्या लगेगा, साइन लगेगा, कॉस लगेगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, तो साइन लगेगा, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, कंफ्यूजन नहीं, कौन सा लगेगा बच्चों, कंफ्यूजन साइन लगेगा, कौन सा लगेगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया, हमें ये चाहिए ना, ये चाहिए और ये चाहिए, इसमें रिलेशन चाहिए, तो ये इस ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में आई माइनस आर जिसमें एंगल है, या ये टोटल एंगल कितना था, आई, ये तो हमने बताया था ना, हाँ ये एंगल आई था टोटल, ये आर था, तो आई माइनस आर था, ठीक है। इसमें हम लोग किया साइन आई माइनस आर हमारा कितना बना, तो परपेंडिकुलर बाई एक्स बाई आर, क्या हुआ, एक्स बाई दिस लेंथ बी सी, क्योंकि हमें एक्स निकालना है लेटरल शिफ्ट, तो एक्स हमारा आ गया, आंसर आ गया हमारा बी सी इंटू साइन आई माइनस आर, ठीक है, बस एक इक्वेशन बन गई। अब एनी हाउ बी सी फाइंड कर लो कैसे भी, तो यहाँ देखते हैं, इस वाले ट्रायंगल में बी सी निकालने की कोशिश करते हैं, तो हमें ये टर्म टी चाहिए कहीं ना कहीं, और ये चाहिए, तो ऐसा क्या होना चाहिए, हाँ साइन लगेगा, कॉस लगेगा, नहीं साइन में फिर आ जाएगा, एफ सी आ जाएगा, नहीं करते तो ये आ जाएगा ना, एफ सी से फायदा क्या होगा, ये साइन आर क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर एफ सी नहीं चाहिए हमें, तो ये चाहिए टी, तो कॉस लगेगा यहाँ पे, कॉस लगा के देखो, कोई बात नहीं, समझ में आ लगेगा, कॉस आर क्या हुआ, बेस बाई हाइपोटेनस, तो टी बाई
BC, ठीक है ना। BC क्या हुआ, T बाई कॉज आर, क्यों, इक्वेशन 1 इक्वेशन नंबर 2, 2 की वैल्यू 1 में पुट कर देंगे, सही है, 2 की वैल्यू BC की वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ गया, डेरिवेशन फिनिश। x हमारा क्या हुआ, x इक्वल टू इसी वैल्यू BC की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो t ऊपर साइन I माइनस आर था और नीचे कॉस आर हो गया, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। तो लेटरल शिफ्ट हमारी इतनी है, सिंपल सा है, मैंने लॉजिक सिखाया, रटाया बिल्कुल नहीं, क्या हमें ये चाहिए और ये इसकी टर्म में जो ये कॉमन है, जो ये इसमें भी आएगी, तो ये चाहिए x और इसमें रिलेशन चाहिए, इस वाले में इसमें और इसमें रिलेशन चाहिए, तो इसमें कॉज में कहाँ साइन में कहानी बन रही भाई, और इसमें कॉज बन रही है, तो रिलेशन निकाले, साइन वाले में ये वैल्यू आ गई, x निकालनी, तो BC टर्म में रुक गया हमारा काम, सही है। तो हमने यहाँ पे इक्वेशन डाल दी, BC की वैल्यू और दोबारा से निकाली, BC की वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया। तो लेटरल शिफ्ट कब ज्यादा होगी, ध्यान समझिए, लास्ट लाइन है हमारी ये, लेटरल शिफ्ट ज्यादा होने के लिए T ज्यादा चाहिए, यानी अगर हमारी ग्लास सब जितनी ज्यादा चौड़ी होगी उतनी लेटरल शिफ्ट ज्यादा होगी, करके दिखाएंगे आपको। लेटरल शिफ्ट हम जो हमारे पास ग्लास लेवल उसको ऐसे लेंगे तो कब अलग होगी, अगर हम ऐसे ले लेंगे तो बहुत ज्यादा शिफ्ट हो जाएगी। लेटरल शिफ्ट हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थिकनेस ऑफ द स्लैब, ज्यादा मोटी स्लैब पे ज्यादा हमारा होगा। इसके अलावा लेटरल शिफ्ट हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट पे डिपेंड करेगी, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट आप बढ़ाओगे, यानी जो ऐसे ना ये जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतनी ज्यादा लेटरल शिफ्ट होगी, और अगर आपने लेटरल एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 कर दिया तो शिफ्ट ही नहीं होगी, सीधी सी चली आएगी, क्यों, हाँ नहीं, इस पर भी डिपेंड करिए, ये 2 पॉइंट है एक्चुअली। I इज द कंट्रोलिंग फैक्टर, R तो बाद में आएगा ना, मेरे हाथ में I है, R मेरे हाथ में नहीं है, एक तरीके से डिपेंडेंट है वो तो बाद में, तो हम I पे ज्यादा डिपेंड करेगा, I में कितना करूं, है ना। तो क्या समझ में आया, तो हमारा लेटरल शिफ्ट तब ज्यादा होगा मोटी स्लैब में, ज्यादा जिसमें थिकनेस ज्यादा होगी उसमें ज्यादा होगा, या एंगल ऑफ इंसिडेंट का बढ़ा देंगे, I बढ़ा देंगे तो हमारा लेटरल शिफ्ट ज्यादा होगा। अगर I बढ़ा देंगे, अगर मतलब इस रे का शिफ्ट ज्यादा होगा, अगर ये रे ऐसी होती, मान लो मैं एक रे बना लेता हूँ, रे ऐसी आती, ठीक है, तो जैसा भी होता वो लास्ट में जैसे भी होती, वो जैसे निकलती लास्ट में वो ऐसी निकलती, उसका लेटरल शिफ्ट ये होता, पॉइंट ये है, और जितना आप एंगल कम करोगे उतनी उधर बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। मतलब पूरे डायग्राम में थोड़ा टिल्ट होगा, लेकिन एक सेंस है उसका, सेंस का मतलब लेटरल शिफ्ट आपका कम होगा। तो लेटरल शिफ्ट हमारा डिपेंड करेगा थिकनेस पे डायरेक्टली और एंगल ऑफ इंसिडेंट पे, दोनों में से जो भी बढ़ेगा उसके हिसाब से होगा, दोनों बढ़ेंगे तो और तेजी से होगा। ये लास्ट का आज का लास्ट पॉइंट है।